तो वादों की बौछार, जनता किसके साथ? कर्नाटक। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, यानी कि चुनावी वादों का पिटारा। बीजेपी ने कहा कि सत्ता में वापसी पर वो कर्नाटक की आवाम को सौगात देगी और सबसे बड़ी सौगात में से एक राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और एनआरसी उसे लागू करेगी कर्नाटक में बीजेपी। और जो गरीब वर्ग है, जो बीपीएल परिवार है, उसको रोजाना आधा लीटर नंदनी दूध बीजेपी देगी, उसकी सरकार देगी। कांग्रेस के चुनावी वादे गारंटी के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी चुनावी वादे करने में ज्यादा आक्रामक दिखाई दी। बीजेपी के वादे कमोवेश वही हैं जो बाकी राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब उस वक्त होते हैं, लेकिन शब्द नए रूप में है। बीजेपी शासित अभी किसी भी राज्य में वैसे समान नागरिक संहिता कानून और एनआरसी लागू नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लंबे वक्त से है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, लेकिन ऐसे राज्यों में यूसीसी क्या लागू है? हाल ही में कर्नाटक में अमूल दूध की एंट्री पर भी जमकर विवाद हुआ। बीजेपी ने नंदनी दूध पिलाने का वादा कर डाला। घोषणा पत्र इस बात पर मौन है कि मुफ्त नंदनी दूध पाने वाले वंचित परिवारों का फैसला किस आधार पर होगा। भाई तय भी तो होगा कि किस आधार पर आप दूध देंगे और परिवार के कितने सदस्यों को यह मुफ्त दूध मिलेगा। ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका जवाब आना बाकी है। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। समय समय पर कर्नाटक के लोगों से मुफ्त बिजली, बस यात्रा, अन्य योजना, ऐसी तमाम घोषणाएं कांग्रेस भी कर चुकी है। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन्हें पूरा करने की गारंटी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवाओ, हम गारंटी देते हैं। लेकिन इन वादों की शर्त बताई नहीं जा रही। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों वादों में शर्तों पर अपनी स्पष्टता नहीं दे रहे, लेकिन वादे दोनों दलों के पास है। दोनों दल दावा कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है, फसाना क्या है और जनता किसके वादों पर एतबार करेगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वादों की बौछार बीजेपी किसके आधार पर इस बार चुनाव जीतने जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। वादों की बौछार, जनता किसके साथ, जल्द हाजिर हो रहे हैं। वादों की बौछार, जनता आखिरकार किसके साथ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और जवाब तलाशेंगे हम कि आखिरकार कर्नाटक में किसके वादों में कितना दम। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, विवेक कुमार श्रीवास्तव बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और साथ ही साथ प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वादों के पिटारे का जरा आकलन करेंगे। लेकिन प्रेम जी, अब किसके वादों पर जनता करे एतबार? दोनों तरफ से वादों की बौछार। देखिए, चुनाव में घोषणा पत्र
आते ही हैं और जितना ज्यादा चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कैंपेन हो जनता के लिए उतना अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत मतदान के करीब आकर के होता है। जनता तो घोषणा पत्र समझ भी नहीं पाती है और ये वर्तमान संसदीय प्रजातंत्र के संकट है। लेकिन फिर भी जो घोषणा पत्र आज जैसे बीजेपी लेकर आई है उसमें एक मिक्सचर है, मगर नेशनल नैरेटिव हावी है। जैसे कि एनआरसी का मुद्दा है। हाँ। जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खुद अमित शाह जी ने कहा था कि अनिश्चित काल के लिए हम रोक रहे हैं, उसको स्थानीय स्तर पर वो कर्नाटक में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बीजेपी का एजेंडा है, तो वो तो पूरे जहां जाएगी वो तो लागू करेगी, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा था। जिससे पहले मैंने एनआरसी कहा जी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे देश में लागू होने वाली चीज है, सिर्फ कर्नाटक के चुनाव की तो बात नहीं होगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर भावनाओं को हवा देने के लिए उत्तराखंड में भी इसको उठाया गया, कई स्टेट्स में लागू भी किया गया, लेकिन स्टेट वाइज लागू करने की चीज है नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ। लेकिन फिर भी ये स्टेट का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट में अचीवमेंट को बताने के लिए कुछ कमी है, उसको आगे बढ़ के बताना चाहिए। जैसे नंदिनी जो दूध है उसका 1/2 लीटर गरीबों को दिया जाएगा, ये बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। चलिए, एक अच्छी बात है। तो इस तरह की चीजें और भी लोक लुभावन चीजें हुई हैं, तो ये चीजें होना गलत नहीं है। आम जनता के हित में हो, राजनीतिक दल स्पर्धा करे कि जनता को कितनी मुश्किलों से वो आजाद कराए जब सत्ता में। अगर आकलन करना हो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के घोषणा पत्र में, तो किसका घोषणा पत्र ज्यादा आक्रामक दिखाई देता है आपको? देखिए, ये तुलना करने में हम तो कहेंगे कि बीजेपी थोड़ी आगे रही है। हाँ, और दोनों घोषणा पत्र में चूंकि बाद में जो घोषणा पत्र लाते हैं उनको थोड़ा एकोमोडेट करने का टाइम भी मिलता है। लेकिन बीजेपी की परीक्षा इस बात पर होगी कि पिछले घोषणा पत्र पर आपने क्या किया, तभी तो आपके नए घोषणा पत्र पर यकीन किया जाएगा। ये एक पॉइंट सत्ताधारी दल को सामना करना पड़ता है, जबकि विपक्ष के साथ है कि उसको मौका मिले तब वो करेंगे, या फिर उनकी बहुत पहले वाली सरकार से कंपेयर हो सकता है कि उसने क्या किया। ठीक, प्रेम जी आता हूं मैं आपके पास। तो ये प्रेम जी का आकलन था, लेकिन विवेक जी और फिर रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा। वादों की बौछार बीजेपी ने घोषणा पत्र में की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे जी। आपने कहा कि बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे जी। बीपीएल परिवारों को 1/2 लीटर नंदिनी दूध रोज मिलेगा जी। 5 लाख रुपए के लोन पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। गरीब परिवार को 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज, बीज के लिए किसान को 10,000 रुपए आप देंगे। तो सर थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा, फहरिस्त बहुत लंबी है, जो मोटा मोटी मुझे दिखाई दिया ये बेहतरीन योजनाएं जो आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। तो विवेक जी, ये सेवा है आपकी नजर में? विपक्ष करे तो मेवा है, रेवड़ी है कि नहीं? देखिए तिलक जी, ये गरीब तबके की मूलभूत आवश्यकताएं कैसे पूरी हो इसका चिंतन है। अच्छा, हमने उज्ज्वला योजना में गरीब को सिलेंडर दिया, विपक्ष ने खूब हंगामा किया, साहब गरीब भरा नहीं पाता। 3 सिलेंडर दे रहे हैं, अब तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मोटा अनाज दे रहे हैं, दूध भी उपलब्ध करा रहे हैं। गरीब अगर पौष्टिक भोजन पा रहा है, उसमें उसका बच्चा भी स्वस्थ हो, उसका भी बच्चे का स्वस्थ विकास हो, इसमें भी किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और कॉमन सिविल कोड, तो ये तो हरियाणा में भी बच्चों को दूध पिलाना चाहिए सर, कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भी पिलाना चाहिए दूध। देखिए होता क्या है तिलक जी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अच्छा। यहाँ की योजनाएं अलग तरीके की होती है। ठीक। कर्नाटक की अलग होती है, हरियाणा की अलग, गुजरात की अलग होती है। नहीं, बच्चा तो बच्चा है सर, वो कर्नाटक का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो।
बिल्कुल बिल्कुल है ना सर। तो दूध अगर आप कर्नाटक के बच्चे को उपलब्ध करवा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बच्चे को भी करवाइए ना सर, कि वो कुपोषण का शिकार थोड़ी ना होगा। बिल्कुल तिलक जी, आगे संसाधन जब उत्तर प्रदेश के हमें मजबूत हो जाएंगे तो यहाँ भी इस तरह के। अच्छा, तो हमारे पास अभी संसाधन मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में। जिस स्थितियों में हमें उत्तर प्रदेश मिला था, हाँ। आज उत्तर प्रदेश उससे बहुत दूर आ चुका है। आगे ऐसी योजनाएं भी उत्तर प्रदेश में आएंगी। अच्छा, आएंगी। कर्नाटक में देखिए, हमने अपने एजेंडे साफ कर दिए हैं। हाँ। हमने मुस्लिम आरक्षण वहां समाप्त किया, एनआरसी हम लेके आ रहे, कॉमन सिविल कोड हम लाने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे एजेंडे में बहुत चीजें क्लियर है। वहाँ नहीं, एजेंडे में आपने कहा हमने मुस्लिम आरक्षण समाप्त किया और यूसीसी ला रहे हैं जी, और एनआरसी ला रहे हैं जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। आपने, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एजेंडा है और बीजेपी कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एजेंडा है, तो जरा देश का मार्गदर्शन करिए और ये बताइए कि आखिरकार बीजेपी शासित किस राज्य में यूसीसी लागू है? लागू अभी नहीं है। क्यों सर? उत्तराखंड पे इस पे काम चल रहा है। नहीं, लागू किस राज्य में सर? क्योंकि प्रभु राम की कृपा से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य जहां पर लंबे अरसे से आप लोगों की सरकारें हैं। तभी इसलिए पूछ रहा हूं, यूसीसी लागू है कि नहीं? लागू करने पे काम चल रहा है, काम चल रहा है। और एनआरसी लागू है सर कहीं पर देश में, किसी भी राज्य में? अभी नहीं लागू है। अभी नहीं लागू है, लेकिन आप हर राज्य में जहां चुनाव होता है आप कहते हो कि यूसीसी लागू कर देंगे, एनआरसी लागू कर देंगे, फिर इसे हम क्या समझे? उत्तराखंड में इस पे काम शुरू हो चुका है। गुजरात में हमारे घोषणा पत्र था, उसमें भी हम वहाँ काम करने जा रहे हैं। हाँ। कर्नाटक में भी हम घोषणा पत्र अपने लेके लाए प्रजाध्वनि में, इसमें भी हम यहाँ काम करेंगे। हाँ। हमारे एजेंडे शुरू। तो मतलब जहां चुनाव होगा वहां यूसीसी होगा, काम करेंगे, इस दिशा में ले जाएंगे। तो सर एक काम हो सकता है, थोड़ा सा मेरा, क्योंकि मैं छोटी बुद्धि हूं, आप लोगों की तरह इतना ज्ञान नहीं है मुझे, एक कानून पूरे देश के लिए क्यों नहीं बन जाए? क्या दिक्कत है इसमें? प्रभु राम की कृपा से आप लोग तो 370 को लेकर भी फैसला लिया ना? बिल्कुल लिया। 3 तलाक को लेकर भी फैसला लिया। बिल्कुल लिया। हाँ, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी तो आप लोग ले सकते कि नहीं? या फिर जहां चुनाव होगा वहीं यूसीसी का जिक्र होगा? बिल्कुल तिलक जी, अभी ये प्रदेश स्तर पे चर्चाएं चल रही, वहाँ इस पे वर्क चल रहा है। आगे आवश्यकता महसूस होगी तो हम इस आगामी लोकसभा चुनाव में इस पे भी एजेंडे के साथ आएंगे तो जनता। अच्छा, एजेंडे के साथ आएंगे, ठीक है सर, ठीक है। रत्नाकर जी, इनका घोषणा पत्र तो हमने देखा, लेकिन प्रेम जी बता रहे थे कि इनका ज्यादा आक्रामक है, यानी कि बीजेपी वालों का ज्यादा आक्रामक है घोषणा पत्र आपके घोषणा पत्र से। लेकिन आपका घोषणा पत्र भी मैं देख रहा था, परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली, गृहलक्ष्मी, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह, अन्न भाग्य, परिवार के हर सदस्य को 10 किलो चावल, युवा निधि, 2 साल तक ग्रेजुएट को 3000 रुपए महीना मतलब बेरोजगारी भत्ता, डिप्लोमा होल्डर को 1500, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। तो ये बात रत्नाकर जी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सब ये योजनाएं लागू है ना वहां पर? लगी, पहले मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पैनलिस्ट जो है कुछ तो म्यूट नहीं है और स्पीकर पे हैं, जो बार बार जो है आवाज जो है वो आ रही है, इको हो रही है। सर आप अपनी बात रखिए, मैं करवा रहा हूं उसको, प्लीज। आरबी उपाध्याय जी भी जुड़ गए हमारे साथ जी। देखिए तिलक जी, बात ये है कि जो आज घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, और पहले उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं अपने बारे में कर दूंगा, क्योंकि आज ही इनका लागू हुआ है तो इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। ठीक है। अभी सिद्धिरमैया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आज कर्नाटक में। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी तो उसने 165 घोषणाएं की। 165 घोषणाओं में सिर्फ 55 घोषणाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में किया। अब वस्तु स्थिति जो है वो इस बार भी वही रहने वाली है। और अगर मैं केंद्र की बात कर लूं, तमाम घोषणाएं इन्होंने किया।
2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी दे देंगे, तमाम तरह की घोषणाएं तो बहुत की है इन्होंने। पूरा कितना किया ये श्रीवास्तव जी से पूछ लीजिएगा, वो बताएं। रत्नाकर जी मुद्दे पे आए, मैंने आपके घोषणा पत्र की बात की, आप प्लीज मुझे बता पाएंगे कि आपने जो 5 गारंटी दी है, आपके राज्य छत्तीसगढ़, आप ही के राज्य हिमाचल प्रदेश, आप ही के राज्य झारखंड, क्या ये सभी योजनाएं उन राज्यों में चल रही हैं? थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। तिलक जी, इस पे आऊंगा मैं, थोड़ी सी अपनी बातों को रख लूं ये घोषणा पत्र को लेकर। नहीं तो आप उनके घोषणा पत्र की बात करें, थोड़ा आप भी बता दीजिए ना सर। हाँ, मैं अपनी घोषणा पत्र के बारे में आता हूँ ना, मैं तो सारे डिटेल लेके बैठा हूँ। जी बिल्कुल, प्लीज। मैं थोड़ा सा इनके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2-3 बिंदु हैं जो मैं इनके घोषणा पत्र में मैंने देखा। पहली चीज की, इनकी घोषणा पत्र में मैंने कहीं रोजगार नाम का कोई चर्चा देखा नहीं कि किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देंगे या क्या करेंगे, उस तरह का मैंने कहीं देखा नहीं। हो सकता है मेरे से गलती भी हो गई हो, लेकिन रोजगार के बारे में जरा पूछ लीजिएगा, क्योंकि 2.5 लाख सरकारी पद अभी भी वहाँ खाली है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है मालूम है आपको? इन्होंने कहा है कि हम 10 लाख घर जो है 10 लाख घर जो है हम देंगे, पक्का देंगे, पक्का मकान बना के देंगे गरीबों को। ठीक है, अब ये मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता से कि आपने तो वादा किया था 2022 में भी कि सब गरीब को पक्का मकान मिलेगा 2022 में, तो या तो वो वादा आपका झूठा था, या अभी जो कह रहे हैं आप करने के लिए वो झूठा वादा कर रहे हैं, क्योंकि पक्का मकान तो हुआ नहीं सबको। रत्नाकर जी मुद्दे पे आए सर। हाँ, मैं मुद्दे पे आ जाइए। एक और चीज था मैं बोलना चाह रहा था, मैं बोलूंगा तो मुझे थोड़ा सा और आगे थोड़ा समय नहीं, आपको सुकून मिल गया होगा बोल के। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। किस राज्य में आपने इस योजनाओं को लागू किया जो 5 गारंटी आप कर्नाटक में दे रहे हैं? कोई एक राज्य जहां पर आपकी सरकार हो, या वापिस दोहराऊं? तिलक जी, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चीजें जो है यूनिफॉर्म किया है। जैसे उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम जो है सबको 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे, सबको जो है ओपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, तमाम तरह के जो बेरोजगारी भत्ते हैं वो हम देंगे। तो ये यूनिफॉर्म है सबके लिए। सर 200 यूनिट बिजली फ्री किस राज्य में आप दे रहे हैं? फिर से पूछ रहा हूं। महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह किस राज्य में दे रहे हैं? परिवारों के हर सदस्य को 10 किलो चावल आप किस राज्य में दे रहे हैं? 2 साल तक ग्रेजुएट 3 महीने 3000 रुपए आप किस राज्य में दे रहे हैं? प्लीज। पहली चीज तो मैं बता दूं, कर्नाटका को लेकर हमने एक अलग से लोकल 10 लाख का बीमा दे रहे हैं मछुआरों को। अब आप कहेंगे कि राजस्थान में मछुआरों को आप क्यों नहीं दे रहे हैं 10 लाख का बीमा? सर इतना छोटा सवाल नहीं पूछूंगा, चिंता मत करिए, इतना ज्ञान है मुझे। हाँ, तो ज्ञान है ना, तो सुनिए। आप लोगों के बीच रह के इतना ज्ञान आ गया मुझे कि राजस्थान के लिए कौन सा सवाल करना है और कर्नाटक के लिए कौन सा। तो मेरी बात समझिए कि हमने वहां पे लोकल मुद्दों को लेकर के, लोकल चीजों को लेकर हमने मैनिफेस्टो को तैयार किया। अच्छा, तो 200 यूनिट लोकल मुद्दा है? नहीं, लोकल। अब सुनिए, अभी तकलीफ कहाँ पे है ना, तकलीफ ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार कर्नाटक में बेरोजगारी बढ़ा दिया है, हमने बेरोजगारों को तत्काल प्रभाव से मदद के लिए बेरोजगारी भत्ता का अनाउंसमेंट किया है। मतलब राजस्थान में बेरोजगार नहीं है? किसानों को सुनिए, अरे तो सुन तो लीजिए। नहीं, आप सर लॉजिकल बात। आज रत्नाकर जी क्या हो गया आपको? मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूं ऑरेंज, आप कह रहे कि नहीं एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर लो। अभी आप मुझे बता रहे थे कि एप्पल से कंपेयर करो, अभी आप खुद एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं। वही कह रहा हूं, किसानों को लेकर के इनकी नीति क्या रही है? किसानों को लेकर कोई नीति आई है? ये बता दीजिए इनका। ठीक, ओके। हम जो है तत्काल प्रभाव से फौरी राहत देने का किसानों को लेकर जो घोषणा आपने की थी उस पर भी मैं आऊंगा। आपने अगर जिक्र किया किसानों का, लेकिन उससे पहले आरबी उपाध्याय जी जुड़ गए मेरे साथ। आरबी उपाध्याय जी, प्रेम जी भी जुड़े हुए हैं। ये कर्नाटक में वादों की बौछार दोनों तरफ से हो रही है। मैं जेडीएस का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, वो तो सबसे आगे है कि ये भी फ्री, वो भी फ्री, वो भी फ्री, जो चाहिए वो सब फ्री, लेकिन वोट दे दो हमें। लेकिन ये घोषणा पत्र जनता एतबार करे तो करे किस पर? सबके घोषणा पत्र में शानदार दिखाई देता है ऊपर से फ्री 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 फ्री। उपाध्याय जी, ये विडंबना है इस देश की। सत्ता मिल जानी चाहिए, कुछ भी वायदे करने पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, सत्ता चाहिए। टीवी चैनल पर आके भी प्रवक्ताओं को देखिए, वो भी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, भूल भुलैया में
बुलाने की कोशिश करते हैं, और वही चुनाव में होता है। नेताजी भी कहा वहां, उन्होंने कहा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, ये नकल क्या है। और एक तरफ कहेंगे फ्री की रेवड़ी बंद करो, ये मतलब फ्री रेवड़ी भी बांटेंगे, नसीहत भी होगी, फ्री की रेवड़ी नहीं बचे। मॉडल क्या है? किसी के पास कोई मॉडल नहीं है। मुझे ध्यान है गुजरात मॉडल खूब दिखा था, लेकिन वो गुजरात मॉडल अरे भाई लोन माफ करने के मध्य प्रदेश में बात किया था, जो लोन बंद हुआ, अरे जो पेंशन जी, आप एक जो स्टेटमेंट देते हैं ना, बड़ा बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, राजनीतिक पार्टियां खाली कागज के लिए काम करती है, तो जनता तो फिर मूर्ख है। जनता क्यों बोलेगी भाई, खाली झूठे वादे करता जाएगा, घोटाले की बात करेगा, तो जनता क्यों वोट देगी? जनता हमको बीजेपी को किस तरह क्यों वोट देगी? आप बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़िए, बीजेपी कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़े, सत्यों पे बात करिए ना महाराज, जनता सत्यों पे बात करिए, जनता आपकी बात क्यों सुने? सत्यों पे बात करिए, आपकी बात सुने। आपकी सत्ता में प्रश्न आपसे भी खड़े होते हैं, बीजेपी सत्ता में उससे भी प्रश्न खड़े होते हैं, प्रश्न सबसे खड़े होते हैं। अरे जवाब देने के लिए हम कुछ नहीं करते, खाली वादा करते हैं। बीजेपी का तो वादों का फिर बता दूंगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आप अपना घोषणा पत्र पढ़ेंगे, जनता को बताएंगे तो अच्छा लगता। जवाब देने के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़िए आप, और बीजेपी आपका घोषणा पत्र पढ़े। तैयार बीजेपी का घोषणा पत्र क्या है, तो वही एक्सप्लेन करने क्यों सुने आपकी बात? जनता क्यों सुने आपकी बात? नहीं, आपकी जनता बात जानना चाहती है। अरे एक पार्टी है, सुने, एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी अगर कहती है हम शिक्षा का मॉडल लाएंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, नकल कर रहे हैं आप उसकी, सब नकल कर रहे हैं उसकी, लेकिन वो तो दिल्ली में दे रहे हैं। उनके पास ये तो कहने को है, गुजरात मॉडल के नाम पर जनता से वोट लिया गया था, तो गुजरात की तरफ विकास कर देंगे। और फिर अब इलेक्शन हुआ, गुजरात का नाम तक नहीं आया कहीं कि भी गुजरात मॉडल भी, और गुजरात मॉडल की चर्चा गुजरात में नहीं हुई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यानी जनता को मूर्ख बनाओ और राज करो। एक सूत्री सिद्धांत है, बस किसी का अल्लाह के नाम पे दे दे, राम के नाम पे दे दे, रोटी के नाम पे दे दे, राशन के नाम पे दे दे, बिजली के नाम पर वोट। ठीक, रत्नाकर जी जल्दी से जवाब दीजिए। रत्नाकर जी, प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं फिर मैं, बोलिए रत्नाकर जी। आरबी जी, जनता को ये मूर्ख समझ रहे हैं, ठीक है, जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मतलब जनता मूर्ख नहीं है, वो जनता मूर्ख है क्या? मूर्ख नहीं है। जनता आकलन नहीं करती है आपका, किसी भी राजनीतिक पार्टी का आकलन नहीं करती है क्या? जनता आकलन करती है, कौन किसके लिए क्या वादे किए और कितना पूरा किया, सब जनता के सामने कच्चा चिट्ठा रहता है। हमारा आप ऐसा कह देंगे कि हम खाली जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जनता कभी नहीं स्वीकार करेगी। ऐसा हाइपोथेटिकल बातें आप करते हैं सिर्फ। मैं आप मुद्दे पे आ जाता हूँ, जरा 2-3 वादे हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये कहती है कि हम 5 किलो चावल देंगे और 5 किलो मोटा अनाज देंगे। ये कुछ उसी प्रकार 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज देने का वादा कर रही है, जिस प्रकार इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था। सर आप कह रहे हैं हर सदस्य को हम 10 किलो चावल देंगे। देने का काम किया था इन्होंने, फ्री राशन देने का काम जो किया था इन्होंने, उसके बाद राशन कार्ड ही जब्त कराने का काम शुरू कर दिया इलेक्शन के बाद ही। और ये 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल में कम भी किए थे चुनाव के पहले। फर्जी राशन कार्ड होंगे तो जब्त नहीं होंगे क्या? बढ़ा देते हैं। फर्जी राशन कार्ड जब्त नहीं होने चाहिए रत्नाकर जी, आप ये कह रहे हैं? फर्जी राशन कार्ड जब्त ना हो, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप फर्जी राशन कार्ड कौन जब्त किया है? राशन कार्ड में क्राइटेरिया ला दिए हैं, जिसके घर में रंगीन टीवी होगी वो एलिजिबल नहीं होगा राशन कार्ड लेने के लिए, जिसके घर में मोटरसाइकिल होगी वो एलिजिबल नहीं होगा, जिसके घर में भैंस होगी वो एलिजिबल नहीं होगा राशन कार्ड। तमाम तरह के जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैक्सिमम लोगों के राशन कार्ड। रत्नाकर जी, आप लोग देखिए, आप राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, घर में ऐसे नेता है जिनके स्कॉर्पियो खड़ी है। सुनिए ना सर, आप सुन लीजिए, अगर ये बात कर दी तो सुन लीजिए ना आप। घर में स्कॉर्पियो खड़ी है, घर में स्कॉर्पियो खड़ी है सर। 10-10 किले जो है आपकी जमीन पड़ी है, और फिर भी बीपीएल परिवार है जी। कोई नहीं करता है सर, सब करते हैं, ये सबने किया, ये सबने किया। खैर प्रेम जी, अभी मैं उस विषय में नहीं आ रहा सर, उस विषय में नहीं आ रहा, सॉरी
ये सब राजनीतिक दलों में बड़े बड़े नेता खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने ये सब किया है। खैर, क्राइटेरिया को जो बढ़ा दिए हैं प्रेम जी, क्राइटेरिया को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम बढ़ा जी, दिया। यूसीसी जिसका जिक्र विवेक कुमार जी कर रहे थे, एक मिनट रत्नाकर जी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एक मिनट। ये फॉर्मूला जहां जहां बीजेपी ने अपनाया वहां वहां ये फॉर्मूला हिट हुआ, आप भले ही कुछ भी कह लीजिए, लेकिन प्रेम जी जहां यूसीसी का जिक्र हुआ वहां बीजेपी को छप्पर फाड़ वोट मिले। कर्नाटक में भी यही दाव, जवाब दीजिए। यूसीसी का जिक्र बंगाल में भी हुआ था, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली थी। लेकिन चूंकि बीजेपी के जीतने की दर जो है दूसरी पार्टियों से ज्यादा है, तो हम कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को गाली जहां ज्यादा पड़ी वहां उनको जीत मिली, जहां उन्होंने यूसीसी बोल दिया वहां उनको जीत मिली, क्योंकि वो जीत ज्यादा जगह रहे। आप जैसे भी आप ये कह रहे हैं यूसीसी मुद्दा नहीं है? जी, मेरे ख्याल से यूसीसी जो है मुद्दा अगर बीजेपी बनाना चाहती तो चुनाव से बहुत पहले इस मुद्दे को लेकर उतरना चाहिए था। घोषणा पत्र में जिक्र करके वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जिन राज्यों में मुद्दा बनाया क्या वहां से जीत नहीं मिली? सॉरी, जिन राज्यों में मुद्दा बनाया अधिकांश उन राज्यों में जीत मिली कि नहीं बीजेपी को? मैं तो कह रहा हूं कि जीत मिलने के विभिन्न कारण होते हैं भाई। कारण इसलिए भी तो जीत मिली, नरेंद्र मोदी जी को गाली दे दिया विपक्ष ने, इसलिए भी वहां जीत गए। तो हम कैसे बताएं, लेकिन यूसीसी के ही कारण जीत मिलेगी ये हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि यूसीसी को अगर बीजेपी वास्तव में मुद्दा बनाना चाहती तो सिर्फ घोषणा पत्र में थोड़े बनाती, सिर्फ कर्नाटक में नहीं बनाती, या कर्नाटक में भी बहुत पहले से तैयारी करती। ओके विवेक जी, सरकार में तो ऑलरेडी इत्तेफाक करते हैं प्रेम जी, वो बात कह रहे हैं, यूसीसी अगर मुद्दा होती तो फिर आपको बंगाल में भी जीत मिलती और हिमाचल में भी। देखिए तिलक जी, दोनों प्रदेशों में स्थितियां अलग अलग रही। हिमाचल में सब लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत मामूली अंतरों से हमारी कुछ सीटें चली गई, इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार। सर यही फॉर्मूला तो उत्तराखंड में भी लागू होता है फिर? नहीं, बिल्कुल, सुन लीजिए, हम वहां पे वोट इनसे ज्यादा पाए हैं। पश्चिम बंगाल में हम 3 से 73 तक का आंकड़ा पहुंचे हैं। जिस तरह का हमारा संगठन, जितनी हमारी मेहनत थी, और हम आज प्रमुख विपक्षी दल हैं, और इस बात में कोई इधर उधर की बात में नहीं करना चाहूंगा। हमारा जिस तरह से प्रयास जारी पश्चिम बंगाल में, अगली बार हम वहां फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाएंगे, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। कर्नाटक का जो विषय है, कर्नाटक में जिस तरह से तमाम सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमने अपना डे फर्स्ट से ही एजेंडा क्लियर कर दिया। हमने धर्म के आधार पर आरक्षण, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, हमने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण का विरोध करते हैं और हमने उसे समाप्त किया। ठीक, रत्नाकर जी क्विक रिएक्शन जल्दी से। नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। के.एस. ईश्वरप्पा जो इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, इन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है भाई साहब? आप लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का वोट का जो उतना ही महत्वपूर्ण होता है, सारे व्यक्तियों का वोट महत्वपूर्ण होता है। आप एक धर्म के लोगों को ही पूरा बाइकआउट कर रहे हैं, तो ये कौन सा तुष्टीकरण? आप कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं ना, कि हमको अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए, हमको बहुसंख्यकों का वोट चाहिए। तो इस तरह से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो आप कर रहे हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति अमित शाह कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जहां आएगी वहां हिंसा होगा। तो क्या राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी है? ओके विवेक जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तिलक जी, जो ये राजस्थान का उदाहरण दे रहा, राजस्थान में हिंसा हो रही है, सब लोग देख रहे हैं किस तरह से हत्या राजस्थान में हुई है। और जो ये कांग्रेस जो कर्नाटक की बात कर रही है, ये टीपू के जन्मदिन को छुट्टी करना चाहते हैं, ये टीपू को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना के महिमा मंडित करना चाहते हैं। हमारे एजेंडे वहाँ साफ है, हम धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसको आना हुआ है तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। इसे तुष्टीकरण करना होगा, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। कॉमन सिविल कोड की हम बात करें, कॉमन सिविल कोड लाएंगे। आप कह रहे हो कि तुष्टीकरण नहीं करते फिर, लेकिन ये यूसीसी तुष्टीकरण का मुद्दा है कि नहीं? नहीं, यूसीसी तुष्टीकरण का मुद्दा नहीं। यूसीसी जिन लोगों ने तुष्टीकरण किया उनको मनोबल तोड़ने। एनआरसी
बिल्कुल नहीं, एनआरसी भी तुष्टिकरण का विषय नहीं है। तो यूसीसी आप विशेष के लोग तुष्टिकरण करते हैं, उनके मनोबल तोड़ने का मुद्दा है ये। लेकिन आप यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, आपने कर्नाटक में भी किया। मैंने एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने जिस राज्य में चुनाव हुए आपने यूसीसी का जिक्र किया? जी। किसी राज्य में आपने लागू किया? हर जिस राज्य में, उत्तराखंड में इस पे काम चल रहा है, जब भी गुजरात में सरकार बनी है सर, किसी एक राज्य में आपने लागू किया? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, किसी एक राज्य में? बिल्कुल तिलक जी, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, हमने राज्य सरकारों के चुनाव में इस पे जनता से जनादेश मांगा है जी, और जिस तरह से जनता हमें लगातार इस पे जनादेश देती जा सर, रही है। एक राज्य जहां पर आपने यूसीसी को लागू कर दिया, आगे चल के पूरे कोई एक राज्य जहां एनआरसी लागू हो, जा रहे हैं। कोई एक राज्य सर जहां पर एनआरसी और यूसीसी लागू हो? नहीं, हम तो नहीं, एनआरसी का ये जिस तरह का प्रयोग आसाम में किया गया था, उसके जिस तरह के नतीजे सब लोग जानते हैं, उसके परिणाम। तो फिर सर आप फिर कर्नाटक में ये जिक्र क्यों कर रहे हैं? करेंगे तो फिर क्या ये तुष्टिकरण के लिए नहीं है? ये उस वर्ग का मनोबल तोड़ने के लिए जो जिसकी तुष्टिकरण की राजनीति विपक्ष करता रहा। किसका मनोबल तोड़ेंगे आप? जिस वर्ग का तुष्टिकरण विपक्ष करता रहा है। किस वर्ग का? ऐसे वर्गों का। किस वर्ग का? जिसका तुष्टिकरण विपक्ष करता रहा है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं सर आपसे। आप किसी वर्ग का जिक्र कर रहे हैं तो नाम तो लीजिए, किस वर्ग की बात कर रहे हैं? जिसको टीपू की जन्मदिन पे छुट्टी दे करके तुष्टिकरण की राजनीति विपक्ष करता रहा, जिसको धर्म के आधार पर आरक्षण दे करके तुष्टिकरण की राजनीति विपक्ष करता रहा है, ऐसे तुष्टिकरण के राजनीति करने वालों का मनोबल तोड़ने के लिए ओके प्रेम जी ये कह रहे हैं कि तुष्टिकरण का तोड़ है ये यूसीसी। जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से प्रेम जी। जी, हम जनता जरूर पूछेगी कि तुष्टिकरण का जोड़ है, सही है, तो कर्नाटक में अब तक क्यों नहीं लागू किया गया? आप ही तो सत्ता में रहे, आपसे सवाल तो पूछेगी जनता। आप कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, इसको लागू करने में कितना समय लगता है? आपको कर देना चाहिए था। ये सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात है कि हम कह रहे हैं कि चुनाव के अंतिम समय में घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शुमार करने से ये मुद्दा नहीं बन जाएगा। मुद्दा तो स्थानीय मुद्दे ही होंगे। लड़ाई ही यही है कर्नाटक में, ये स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होंगे या कि इन मुद्दों पर। हो सकते थे पहले की तरह जैसे बीजेपी लड़ा करती थी चुनाव, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दों को कहीं रखा ही नहीं परिदृश्य में। नहीं प्रेम जी फिर मुझे आप और आरबी उपाध्याय जी दोनों विद्वान हैं, मुझे एक बात बताइए। आरबी उपाध्याय जी आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। फिर मैं रत्नाकर जी एक महत्वपूर्ण पहलू, क्योंकि किसानों का जिक्र किया, एक बात याद आ गई जो बात प्रेम जी ने कही है, प्लीज जल्दी से बोलिए आरबी उपाध्याय जी। देखिए 80-20 की राजनीति करती है बीजेपी, और देखिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या एनआरसी, ये बहुसंख्यक वर्ग चाहता है कि इस देश में एक कानून हो, एक संविधान हो, सबके लिए एक जैसा हो, और उसी को कहीं ना कहीं जो अंदर जो बहुत सारी चीजें चलती रहती है बहुसंख्यक के, तो उसको आवाज देती है बीजेपी ने क्या किया कि भी ठीक है हम ये करेंगे ऐसा। अब वो करेगी या नहीं करेगी तक पता है। आप मानते हैं यूसीसी मुद्दा है ना? देखिए अंदर अगर आप बात करेंगे बहुसंख्यक की, तो जो भी सनातनी लोग हैं वो ये चाहते हैं। ठीक, रत्नाकर जी वो कह रहे हैं मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं। देखिए तिलक जी, चुनाव जब भी आता है तो इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड ही होना, चाहे गुजरात की बात ले लीजिए, चाहे जिस प्रदेश में चुनाव हुआ है, चुनाव के इन वक्त पहले जो है ये अनाउंस करते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। आप विरोध करते हैं ना? प्रेम कुमार नहीं, विरोध नहीं करते हैं, सुनिए फिर आप बोलिए हम विरोध करते हैं। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप इन्होंने तैयार किया है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो बुद्धिजीवी हैं उनकी राय मशवरा लिया है क्या? ये प्रारूप जब उसके बाद तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अभी सिर्फ हमको कहना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं, आपका स्टैंड तो होगा ना कि आप उसके पक्ष में है या फिर नहीं है। ऐसे तो मोटा ये सबके लिए समान कानून हो, देश में अलग अलग जातियों के हिसाब से, वर्गों के हिसाब से कानून न हो। देखिए संविधान में सारी चीजें लिखी हुई हैं, और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लेके आते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रारूप जो तैयार होगा, उस प्रारूप के अनुसार जो है हम उन परिस्थितियों को क्लियर कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अभी कहना ये जल्दीबाजी होगी कि इसको लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
बहुसंख्यकों को रिझाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चुनाव के पहले लेकर मुद्दा आती है। और आज देख लीजिए, श्रीवास्तव से ही पूछ लीजिए, 5 विकास क्या कराए हैं इन्होंने कर्नाटका में। ये तो भ्रष्टाचारी सरकार है ना, भ्रष्टाचार की बुनियाद पे सरकार बनी है। 3.5 साल तो इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। 40% कमीशन वाली सरकार है ये। विवेक जी जल्दी से प्लीज। ये आज इनके पास विकास के कुछ मुद्दे है नहीं, और ये ले दे के ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। आपने पूछा इनको कि कहा किस राज्य में लागू कराया, किसी राज्य में लागू नहीं करा पाया है। ये कर्नाटक के नहीं पूरे देश में लागू करेंगे, जिसको दर्द होता हो होने दीजिए। सुन लिया ना रत्नाकर जी? नहीं, ये तो तानाशाही है ना इनकी, ये तो चलती रहती है ना। देखा आपने काले कृषि कानून जो है, ये किसानों के विरोध के बावजूद, लोगों के बावजूद अच्छा, इन्होंने लागू कर दिया। अच्छा, एक ये तो इनकी तानाशाही है, ये तो कुछ भी करेंगे ना। ये इनको रोकना मतलब ये तो पूरे बहुमत में है। आज ये जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता तो कहीं ना कहीं सबक सिखाएगी ना। आपकी तानाशाही कितने दिन तक चलेगी? 2024 तक चलेगी, उसके बाद तो आपकी तानाशाही चलने वाली नहीं है। हाँ, किसानों के मुद्दे पे बैठ चुका है ना। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना पड़ा कि नहीं मांगना पड़ा, ये बता दीजिए। किसानों के मुद्दों पे 700 किसान जो है वहाँ पे शहीद हो गए। इस कारण से आपकी गलत नीतियों के कारण से 700 किसान शहीद हुए। समझ लीजिए, उसके लिए आपके मन में रिग्रेट कभी आया है? कभी आपको आत्मग्लानि हुई कि हमारी गलत कानून की वजह से, गलत नियम की वजह से, हमारी जिद की वजह से 700 किसान शहीद हो गए? ये किसान हित ऐसी नहीं है, ये अंबानी और अडानी हित ऐसी है। कर रहे हैं हम जिसने जनता ने वहाँ भेजा है। ठीक, प्रेम जी कनेक्ट है क्या? प्रेम जी कनेक्ट है क्या? प्रेम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रेम जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ओके, मैं एक बात जानना चाह रहा था। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने कहा रेवड़ी शब्द बहुत ज्यादा सुनाई दिया। यानी रेवड़ी मतलब जो आप मुफ्त बांट रहे हैं, फ्री वाला मसला, चुनाव और फ्री। तो उस पर देश के प्रधानमंत्री ने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया था, याद है सबको? बिल्कुल याद है विवेक जी, बिल्कुल याद है, सबको याद है। तो जरा एक बात बताइए सर, आप तो कह रहे हैं कि रेवड़ी का मसला है, तो ये 3 सिलेंडर मुफ्त जी कर्नाटक में बीपीएल परिवारों को, गणेश चतुर्थी और दीपावली जी सर, ये मुफ्त वाली रेवड़ी में आता है या फिर ये समाज सेवा है? देखिए तिलक जी, हाँ, एक होता लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा। हमारे लोक कल्याण सत्ता में आने से पूर्व रोज भारत में खबरें आती थी कि फला परिवार भूख से मर गया जी, फला की भूख से मौत हो गई। हम जब शासन में आए तो हमने जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की। कोरोना काल से लेकर के आज तक सर मैंने ये सवाल इसलिए किया विवेक जी, मैंने ये सवाल इसलिए किया आपसे, कोई भूख से ना मरे। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे हो कि हमने इसलिए किया क्योंकि कोई भूख से ना मरे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि कर्नाटक में 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, आपने उत्तर प्रदेश में भी 2 सिलेंडर होली और दीपावली पर देने का ऐलान किया था, जो आज तक नहीं मिल पाए। क्या मिल रहे हैं सर वो? नहीं, बिल्कुल, वो भी हमारे एजेंडे में है। जिस तरह से हमने अपने घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया है, आगे क्रम में इन पे भी काम होगा। नहीं, आपके घोषणा पत्र में है, ठीक है, लेकिन क्या मिल रहे हैं वो उपलब्ध हो पाए? क्योंकि आपने कहा था जनता को कि आपको जो है होली दिवाली गैस सिलेंडर देंगे 2, आप यहाँ पर 3 का वादा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं तिलक जी, यहाँ हमने यूपी में भी किया है और हम अपने यहाँ भी घोषणा पत्र में काम कर रहे हैं। बहुत से वादों पर उत्तर प्रदेश में काम हुआ, आगे धीरे धीरे ये घोषणा पत्र पूरे 5 साल का विजन होता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप अगर गैस सिलेंडर फ्री देने की बात करेंगे तो जनता आपको वोट करेगी? नहीं, हम देखिए, हम अपना विजन लेके जनता के पास जा रहे हैं। जनता हमारे विजन पे मोहर लगाएगी, हम सरकार में आएंगे, हम जनता के अपने विजन के कारण जनता को सेवा देंगे। आपको लगता है गैस सिलेंडर बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए, गैस सिलेंडर गरीब के लिए, जिस तरह से हमने उसको मुफ्त सिलेंडर दिया, विपक्ष बार बार कहता था साहब वो भरा नहीं पा रहे हैं। अगर हम इस पे 3 सर सिलेंडर आपकी सरकार आते ही 2014 की बात कर रहा हूं, करेक्ट कर दीजिएगा, 400 450 रुपए आसपास रेट था 2014 में।
अब 1100 के पार पहुंच गया है। खाने का तेल जो 60 रुपए का था वो 200 के पार पहुंच गया। पेट्रोल 70 वाला जो है 102 का हो गया, डीजल 56 वाला 90 का हो गया। तो फिर जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी, वो मुद्दा तो है ही ना, गैस सिलेंडर वाला। देखिए तिलक जी, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, इसके जब दाम पे चर्चा करेंगे तो ऑयल बॉन्ड जैसे तमाम मुद्दे इसमें चर्चा में आएंगे। जो सरसों के तेल की आप बात कर रहे हैं सर, वो ऑयल बॉन्ड कितने के थे? सुन लीजिए, जब सरसों के तेल की बात करेंगे, जब तिलहन की फसलों को आप एमएसपी के दायरे में लाएंगे, उनकी एमएसपी तय होगी तो उनका इफेक्ट। आपने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया था विवेक जी, उज्ज्वला योजना का जिक्र किया था, तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को आप देते ही हैं सिलेंडर सर, 200 रुपए की सब्सिडी जी। तो ये योजना पूरे देश में लागू कर दीजिए ना, 3 सिलेंडर फ्री वाली, कि नहीं? देखिए होता क्या है, हर राज्य के अपने संसाधन होते हैं। अच्छा, आज कर्नाटक का चुनाव है। हाँ, कर्नाटक की राज्य सरकार अपने संसाधन में, हम वहाँ सरकार में है, हम देख रहे हैं कि हम वहाँ के संसाधनों से कितनी सेवा वहाँ पे दे पाएंगे। तो ये वाली रेवड़ी नहीं होगी सर? ये बताता हूँ मैं, लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा में, लोक कल्याणकारी, हर गरीब के घर चूल्हा जले, ये सरकार की प्राथमिकता है, वो होनी भी चाहिए। हमारे राज्य में कोई भूखा ना सोए, कोई भूख से मरे ना। और हमने कभी अभी तक आज तक किसी को भूख से मरने भी नहीं दिया अपने शासन काल में। ठीक, इसको चाहे रत्नाकर जी, आपने 5 किलो अनाज वाली स्कीम पर भी विरोध किया था। देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में गरीबों को भूखे पेट सोने नहीं दिया। यह है प्रमाण पत्र मोदी सरकार का। जवाब दीजिए आप। देखिए तिलक जी, ये किस तरह से ये अपने विजन के बारे में बता रहे हैं। अरे 3.5 साल तक तो आप सरकार में रहे, आप खाली विजन ही बताएंगे कि आपने जो किया है वो भी बताएं। आप 165 घोषणाओं में से सिर्फ 55 घोषणा आपने पूरा किया है। वो क्या है, 110 घोषणाएं थी, वो आपके विजन में फिर से इस बार आ जाएंगी। ये झूठ बोलने का काम आप लोग छोड़ दीजिए। रही बात 5 किलो अनाज की, जो तिलक जी कह रहे थे अभी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूपीए शासनकाल में 27 करोड़ जनता को हमने गरीबी रेखा के ऊपर किया था, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 23 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, किस तरह से पिछड़ी हो गए हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं हंस रहे हैं आप अपनी नाकामियों पे हंस रहे हैं। हंगर इंडेक्स के जरा डाटा पे डिस्कशन कर लीजिए ना, फिर बैठिएगा। तिलक जी विद्वान एंकर है, उसमें भी चर्चा करा देंगे। जनता की हंसी उड़ाते हैं। जब 23 हंगर इंडेक्स पे डाटा और उसके आधार पे सब लेकर के बैठिएगा, तिलक जी उसमें भी चर्चा करा देंगे। गंभीर एंकर है, दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये 1 मिनट, रत्नाकर जी, आपने 5 गारंटी जो दी हैं कर्नाटक में, बीजेपी ये कह रही है कि 1,05,000 करोड़ का बोझ आएगा। आकलन किया कभी आपने? देखिए तिलक जी, हिमाचल में भी जब हम ओपीएस स्कीम जो चुनाव में घोषणा किए थे, तो ये लोग हो हल्ला कर रहे थे, कैसे करेंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें पास हुआ और ओपीएस मिलना शुरू हो गया हिमाचल में। अब देखिए रत्नाकर जी, फिर देखिए आप एक बात बता दीजिए। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे राजस्थान में। हमने कहा 500 रुपए का सिलेंडर देंगे राजस्थान में, 1 अप्रैल से 500 रुपए। अच्छा सुनिए तो सही रत्नाकर जी, हमने कहा कि किसानों का माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे। मध्य प्रदेश में पहली कैबिनेट में जब हमारी सरकार बनी थी, हमने किसानों के ऋण माफ किए थे। तो सर किसान, आप देखिए किसानों की बात कर रहे हैं, आप रुक जाइए, मैं गलत बोलूंगा, उपाध्याय जी करेक्ट कर देंगे। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए रत्नाकर जी प्लीज, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, 1 मिनट रुकिए। किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार देती है 6,000 रुपए सालाना, ठीक। आप न्याय योजना, एक मिनट, आपने न्याय योजना का जिक्र किया था 75,000 सालाना, ठीक, यानी कि 6,000 देने का वादा, याद है ना आपको? किस राज्य में आपने न्याय योजना को लागू कर दिया? पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप 72,000 सालाना देने को तैयार थे और मोदी सरकार 6,000 रुपए सालाना दे रही थी, लेकिन जनता ने 6,000 को चुन लिया। फिर मैं क्या मानूं? देखिए, आज हमने जो वादा किया है, हम न्याय योजना पे भी टिके हुए हैं, हम न्याय योजना को भी लागू करें। सर कर दीजिए ना, जो भी वादा कर दीजिए। आप छत्तीसगढ़ में करिए ना, आप हिमाचल में करिए ना, करिए न्याय योजना लागू। आपने क्यों नहीं की झारखंड में? आपकी तो सरकार है समर्थन वाली।
तिलक जी पहले एक सेंटेंस को पूरा करने दीजिए, दूसरा प्रश्न फिर सर बाद में। आप कह रहे थे किसानों की बात, तो मैं न्याय योजना को तभी ले आया। तो मैं मुझे जनता ने बोलने का 6,000 मौका को तो चुन दीजिए, लिया, आपके मैं बोल 72,000 तो को रहा वोट हूँ, मार दी। आपको जवाब तो दे रहा हूँ मैं, जी बात तो सुनिए। ये लोकसभा के चुनाव में जो है हमने घोषणा किया था पिछली बार भी, और इस बार भी घोषणा करेंगे हम न्याय योजना का, और पूरे देश में यूनिफॉर्म जो है वो इस कानून को लागू करेंगे। जो न्याय योजना है हमारी, पूरा हम राज्यों में जो अलग अलग तरह के लोकल स्थानीय जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों के आधार पे घोषणा पत्र बनाते हैं, हम बनाएंगे। और हम कह रहे हैं हमने जो वादा किया था, हमने सब वादा पूरा किया है। देखिए फिर वही वाली बात, फिर आप लोग मेरे से नाराज हो जाते हो, आप लोग मुझसे नाराज हो जाते हो इस बात को लेकर। फिर सुन लीजिए रत्नाकर जी विवेक जी भी यहाँ बैठे हैं, पूंजीपतियों का माफ कर दिया इन्होंने, विवेक जी भी यहाँ बैठे हैं, आरबी उपाध्याय जी। गरीबों में क्यों नहीं किया है? आज गरीब जो है 50,000 लोन लेता है तो उसके घर पे आके कुर्की हो जाती है। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट आरबी उपाध्याय जी, आप चंपत हो जाते हैं इनके शासनकाल में, तो देश का पैसा जो है रत्नाकर जी का ऑडियो, एक मिनट सुनिए सर, रत्नाकर जी सुनिए ना मेरी बात। आप लोग कह रहे हो हम हर घोषणा को पूरा करते हैं, विवेक जी भी यहां बैठे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ठीक, आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, हर पार्टी को एक चुनौती है मेरी, अगर स्वीकार हो तो इस मंच के जरिए उसको स्वीकार कर लीजिए। क्या चुनौती? आप लोग कहते हो कि ये हम जो भी घोषणा पत्र लाते हैं ये हमारा ग्रंथ है और हम इसको पूरा करते हैं, ठीक। एक काम करिए, सभी राजनीतिक दल एक एफिडेविट बनाइए और जो जो घोषणाएं आप लोग करते हैं कोर्ट में जाकर दाखिल कर दीजिए। अगर पूरी ना कर पाए, मैं तो कह रहा हूं कि 60% कर दीजिए, 50 कर दीजिए, कि पूरी ना कर पाए तो जनता हमारे अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा कर दे। कर पाते हो? नहीं ना, कर दीजिए, नया नियम लागू कर दीजिए, पता चल जाएगा। कौन है? अरे ये लोग जितने झूठे वादे किए हैं सर पता चल जाएगा ना, फिर कौन नौकरी और कौन करोड़ों रुपया, सब फ्री, सब कुछ पता चल जाएगा। जनता जब मुकदमा करेगी तो अध्यक्ष कोर्ट में खड़े होंगे। यहां तो देश के प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, हुए ना इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव। यह कानून है, कर दीजिए आप लोग सब मिलकर, हो सकता है तो कर दीजिए, तब मानूंगा वादों पर एतबार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, उपाध्याय सर आपके पास आना चाह रहा था, प्रेम जी थैंक यू सो मच, रत्नाकर जी और विवेक जी आपका भी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।